यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार सरकार। आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है एंड सारे चैप्टर्स, हर एक पॉइंट जो इंटरकनेक्टिविटी के साथ है वो शायद आपको समझ में आ रहा है। आइए, अगला टॉपिक है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी एक्ट 2017। दिल थाम के बैठेगा क्योंकि हर एग्जामिनेशन के अंदर इनके पॉइंट्स सर क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। कभी कभी तो इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है एंड सर जो आपका 14 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं उसमें तो इसके पॉइंट आते ही आते हैं। आओ बच्चों, सर हम शुरू करते हैं क्या, आईजीएसटी एक्ट का रिवीजन लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। तो सर सबसे पहली बात, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। आपको पता है कि सर जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी अल्टीमेटली उस स्टेट गवर्नमेंट को सर रेवेन्यू मिलने वाला जीएसटी का, इसलिए उस अकॉर्डिंग ही प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस ड्राफ्ट किए सो दैट जो रेस्पेक्टिव स्टेट में गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सो दैट उस स्टेट को रेवेन्यू मिल पाए जीएसटी का। दिस इज द थीम बिहाइंड दिस चैप्टर। आइए बच्चों, सर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सेक्शन नंबर 7। अच्छा, सेक्शन नंबर 5 इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर आईजीएसटी एक्ट, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जहां पे लिखा था क्या, आईजीएसटी विल बी लेविड। याद है सेक्शन नंबर 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), हाँ है ना भाई, क्लियर। सर जो चार्जिंग सेक्शन हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं वहां पे सेक्शन 9 था सीजीएसटी एक्ट में, सेक्शन नंबर 5 था आईजीएसटी एक्ट में। आइए बच्चों, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, सेक्शन नंबर 8 ने डिफाइन किया इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। सेक्शन नंबर 7 बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई। ओ भाई, शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक दबाओ सरकार, और उसके बाद कमेंट एंड देन शुरू करते हैं हम प्रभु का नाम लेके इस सप्लाई के इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन को। ओके मालिक। तो सर इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, तो सर ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो वो कहलाएगा सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी पर कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में उसको स्टोर किया और आपने कस्टम क्लियरेंस कराने से पहले ही उस गुड्स को बेच दिया, तो सर अगर कोई गुड्स इंडिया में आ गया है पर वो कस्टम फ्रंटियर क्रॉस नहीं किया उससे पहले अगर आपने बेच दिया तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और ऐसे केस में आईजीएसटी के प्रोविजंस वहां अप्लाई होंगे। पर हाँ, नॉलेज के लिए बता देता हूं कनेक्ट करने के लिए, शेड्यूल नंबर 3 में सर इसको कवर करके बोल दिया क्या, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो वेयरहाउस से गुड्स निकलेगा तब जो पर्सन गुड्स को क्लियर कराएगा वो उस टाइम पे आईजीएसटी पे कर देगा। जब वेयरहाउस में गुड्स को बेच रहे हो तब आपको कस्टम बार बार पे करने, तब आपको बार बार जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको शेड्यूल 3 में कवर करके नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया, क्योंकि एज पर आईजीएसटी एक्ट वो इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था। आइए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, देखिए गुड्स इंपोर्ट करने पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ आईजीएसटी लगता है, पर सर्विस इंपोर्ट करने पर उसको सर इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया सो दैट उस पे आईजीएसटी चार्ज हो जाए। फिर आता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ध्यान देना बेटा, ये कॉमन पॉइंट है, गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए सर इन द टैक्सेबल टेरिटरी सप्लाई, सॉरी सर पहले बात है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। फिर एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को आपने कोई सप्लाई किया या उन्होंने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में कुछ सप्लाई किया, बाय और टू दोनों ही क्या है, इंटर स्टेट, भले वो सेम स्टेट में हो। मतलब अंधेरी मुंबई अंधेरी में सर एसईजेड है और उसने एसईजेड से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया अंधेरी में ही माल बेचा है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा। एंड देन सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ है विच इज नीदर इंटर स्टेट सप्लाई, नहीं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, इंट्रा में नहीं आ रहा है, इंटर के स्कोप में भी नहीं आ रहा है इस पर अबाउट डेफिनेशन। एंड सर वो सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ तो ऐसे केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने गुड्स बेचा है तो ऐसे केस में वो क्या कहलाता है, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है, क्योंकि सर वो इंट्रा स्टेट नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके सर, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में क्या कहता है, सर सप्लाई ऑफ सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, भले गुड्स का हो सर्विसेज का हो, सेम स्टेट में है सेम यूनियन टेरिटरी में, वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। पर उसके फॉलोइंग एक्सेप्शन है। फर्स्ट, एसीजेड जो अभी हमने बात करी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय और टू अ यूनिट ऑफ एसीजेड और डेवलपर ऑफ एसीजेड, भले वो सेम स्टेट में वो इंट्रा नहीं कहलाएंगे। सेकंड, वो सर अभी जो हमने पढ़ा कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस वाला पॉइंट, सर गुड्स अगर आपने इंडिया में इंपोर्ट कर दिया, इंडियन टेरिटरी में आ गया पर कस्टम फ्रंटियर से क्रॉस होने से पहले आपने बेचा है, भले मुंबई का ही सप्लायर था, वेयरहाउस भी मुंबई में और कस्टमर भी मुंबई का है, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई ही कहलाएगा। एंड देन फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड्स बेचा है तो ऐसे केस में वो इंटर नहीं कहलाएगा, और ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा भाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। क्लियर, डन। सर आइए सेक्शन नंबर 8 का एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो बोलता है क्या, अगर मान लो कोई कंपनी कोई पर्सन है जिसका एक एस्टेब्लिशमेंट
इंडिया में, एक एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है। एक एस्टेब्लिशमेंट मान लो किसी राजस्थान स्टेट में है, और सर एक एस्टेब्लिशमेंट किसी और स्टेट में है, या फिर सेम स्टेट में दो एस्टेब्लिशमेंट है पर सर उनका दोनों का उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन अगर ले रखा है, तो ऐसे केस में वो सब क्या कहलाएंगे? सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगे। एंड सर आपका किसी भी टेरिटरी में अगर कोई ब्रांच है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, तो ऐसे केस में वहां माना जाएगा आपका पूरा एस्टेब्लिशमेंट है बेटा। ओके सर, आइए अब अगर टेरिटोरियल वाटर में आपने सप्लाई किया, जैसे मरीन ड्राइव अगर आप बैठे हो और वहां से आप पानी में देख रहे हो समंदर में, तो सर अगर समंदर में जैसे सर बॉम्बे हाई ऑयल रिग वगैरह इंस्टॉल्ड है, अब आपने कोई गुड्स और सर्विस वहां सप्लाई की है समंदर में, टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया, तो सर नियरेस्ट बेसलाइन जो होगा, जो स्टेट का नियरेस्ट बेसलाइन होगा, वहां मानेंगे कि आपने उस स्टेट में सप्लाई किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट स्टेट जहां पे नियरेस्ट बेसलाइन आता है। एंड सर अगर मान लो सप्लायर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो टेरिटोरियल वाटर में है, तो वो सप्लायर का लोकेशन कौन से स्टेट में माना जाएगा? अगेन जहां पे नियरेस्ट बेसलाइन ऑफ द कोस्टल स्टेट आती है, और वो माना जाएगा कि उस स्टेट, वो दैट स्टेट इज द प्लेस जहां पे वो सप्लायर का लोकेशन है। ओके चलिए सरकार, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आगे हम कहा गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करने के लिए सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 दे रखा है। सेक्शन नंबर 10 है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए सेक्शन नंबर 10 है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 11 दे रखा है। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, दैट मूवमेंट इज द दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भले वो मूवमेंट सप्लायर ने खुद ने कराया हो, या रेसिपिएंट खुद अपने व्हीकल को लेके आया है, या उसने ट्रांसपोर्टर अपॉइंट करके वो गुड्स लेके गया हो, मूवमेंट किसने कराया उससे मतलब नहीं है। जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, वहां मूवमेंट जहां टर्मिनेट होता है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बिल्ड टू शिप टू मॉडल अगर होता है, तो सर मैंने आपके कहने पर गुड्स किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करी है, तो कहां डिलीवर किया उससे मतलब नहीं है। सर जो मेरा एक्चुअल कस्टमर है, जिसके कहने पे मैंने डिलीवर किया, वो एक्चुअल कस्टमर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर बाहर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हाँ, बिल्ड टू शिप टू का एक मैंने एग्जांपल रखा बड़ा अच्छा। मान लो मिस्टर ए ने गुड्स बेचा किसको? मिस्टर बी को। पर मिस्टर बी ने बोला कि साहब आप डायरेक्ट सी को डिलीवर कर दो, तो सर ए ने भले ही शिपिंग करी कहां? सी के पास, पर बिल किसको लिखा है? बी को। तो बी का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बिटवीन द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी, जो सप्लाई नंबर 1 है। अब बी ने जो गुड्स लिखा होगा, गुड्स बेचा किसको? सी को, जिसका डिलीवरी डायरेक्ट ए से करा दिया। तो सर बी ने गुड्स बेचा है सी को, जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व था, तो सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हो रहा है, सी के यहां पर हो रहा है, तो सी का लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई। जब बी सी को बिल लिखेगा तो वहां पे सेक्शन नंबर 10(1) ए के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है, और जब ए बिल लिख रहा है किसको? बी को, तो बिल टू शिप टू मॉडल के हिसाब से बी का लोकेशन आ रहा है सेक्शन नंबर 10(1) बी के हिसाब से। बेटा क्लियर? डन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बिल टू शिप टू मॉडल के केस में? आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां ध्यान रखिएगा, दो ट्रांजेक्शन होते हैं, ए और बी का ट्रांजेक्शन, और बी और सी के बीच में ट्रांजैक्शन। सर कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के केस में बेटा। आइए मालिक, सर सेक्शन में 10(1) सी बोलता है क्या? अगर आपने सप्लाई किया पर वेयर द ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जैसे कोई प्री इंस्टॉल्ड डीजी सेट है और आपने वहीं पे इंस्टॉल्ड हुआ गुड्स किसी को बेच दिया, तो जहां पे वो गुड्स लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन जहां पे आपने गुड्स सप्लाई किया किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो सर अगेन ये सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी ए नया ऐड किया, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने गुड्स बेचा है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको बेचा है उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है, मतलब जब बिल इशू किया था उसका एड्रेस आपने लिखा था, तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, वो जिस स्टेट से आया है वो स्टेट में ले जाएगा और वहां गुड्स कंज्यूम करेगा, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर आपने उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा पर केवल स्टेट का नाम भी लिख दिया, जैसे वो हरियाणा से आया था आपने हरियाणा लिख दिया, चलेगा, वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। पर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन ही क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें एक सर्कुलर इशू हुआ जहां बोला गया अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने कोई गुड्स परचेज किया, मान लो मैं बायर हूं पर सर मैंने डिलीवरी किसी फ्रेंड के यहाँ करवाया, सर आपने जैसे मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई सर मोबाइल फोन परचेज किया ऑनलाइन, और डिलीवरी एड्रेस क्या है? उस गर्लफ्रेंड की का घर का एड्रेस बेटा, हाँ है ना भाई? सर तो ऐसे केस में बिलिंग तो हो रही है किसके नाम पर? अपने नाम पर, और डिलीवरी थर्ड पर्सन की हो रही है, तो ऐसे केस में कस्टमर अगर रजिस्टर्ड होता तो सर उसका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मूवमेंट वहीं पे हुआ है बेटा, ये माना जाएगा बिल टू शिफ्ट वाला केस हो गया बेटा। पर अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, अब बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है,
बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो ऐसे केस में सर आपको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हो रहा है गर्लफ्रेंड के यहाँ पे, तो गर्लफ्रेंड का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर बेचा है तो। आइए बच्चों, सेक्शन नंबर 10(1)(d) बोलता है क्या, अगर कहीं किसी साइट पे जाके अपने गुड्स को असेंबल किया है, इंस्टॉल किया, तब जाके गुड्स का सप्लाई कंप्लीट हुआ, तो जहां असेंबल किया, जहां इंस्टॉल किया, वहीं पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बताया क्या, अगर आपने किसी वेसल में, एयरक्राफ्ट में सर, या किसी व्हीकल में, ऑन बोर्ड ट्रेन में कोई गुड्स बेचा है, तो ऐसे केस में ध्यान है, ट्रेन में चाय चाय मसाला चाय, पर सर चाय इज अ सर्विस भाई, गुड्स। मैं सर ट्रेन के अंदर गुड्स बेचता हूँ, खिलौने बेचता हूँ, सर मैं फ्लाइट के अंदर कोई गुड्स बेचता हूँ, तो ऐसे केस में ऑन बोर्ड अगर मैंने कोई गुड्स बेचा है, कोई क्रूज है बेटा जहाँ पार्टी शार्टी मजाक माहौल सर सब चल रहा है, तो ऐसे केस में वहां अगर मैंने कोई गुड्स बेचा है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्ट सर, जब वहां पे ऐसे केस में गुड्स अगर बेचा है तो प्लेस सप्लाई क्या होगा, वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स का बोर्डिंग कहां से कराया था, दैट इज द प्लेस सप्लाई। अब गुड्स रास्ते में कहीं भी बेचा हो हमें कोई मतलब नहीं, पैसेंजर कहीं से भी आया, वी डोंट केयर, तो द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन दी बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हो गया गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 10, सबसेक्शन 1 खत्म। सेक्शन नंबर 10(2) ने पावर देर का रूल्स बनाने का, जो अब तक कोई इस तरह का यूज नहीं हुआ है, उसका कोई ऐसा झगड़ा हुआ ही नहीं सर। आइए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 10 हमने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं सर, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लोकेशन आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, आपने चाइना से गुड्स खरीदा और जापान बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू इंडिया एट ऑल, कैसे केस में ये एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आता है बेटा। जो आपने बेचा है ना जापान को गुड्स, वो एक्सपोर्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, पर टेक्निकली ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा था, इसलिए शेड्यूल नंबर 3 में उस ट्रांजैक्शन को इंसर्ट करके बोल दिया क्या, अगर आपने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स खरीदा और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, क्योंकि टेक्निकली एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आ रहा था, टेक्निकली इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आके उस पर जीएसटी लग रहा था, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने पॉइंट ऐड किया था शेड्यूल नंबर 3 में। आइए बच्चों, सर प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान सुनिएगा बड़ा सर, बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा इसके अंदर। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और एंड रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों ही इंडिया के अंदर है, वहां सेक्शन नंबर 12 लगेगा, और जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, तो सर ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 लगेगा। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में सेक्शन 13, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में सेक्शन नंबर 12। दिल थाम के सुनेगा, बड़े अच्छे प्रोविजंस आएंगे, सर्कुलर भी हम पढ़ेंगे बहुत सारे इसके अंदर। सर यहाँ पे सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया के, तो सेक्शन नंबर 12 लग रहा है। सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, जनरल प्रोविजन, अगर आपका जो सर्विसेज है, अगर आपकी जो सर्विसेज है वो स्पेसिफिक सबसेक्शन 3 से लेकर 14 में अगर कवर होती है, तो वहां जो रेस्पेक्टिव सबसेक्शन में आंसर दे रखा है वो फॉलो करिएगा टू डिफाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से 14 में कवर नहीं होती है, तो उसका जनरल प्रोविजन दे रखा है, डिफॉल्ट प्रोविजन दे रखा है, सर रेसिडुअल प्रोविजन बोल दीजिए इसको, सबसेक्शन 2 वो बोलता है क्या, जिसका कोई नहीं उसके हम, और वहां बोलता है क्या कि सर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, if the recipient is registered in GST, तो रेसिपिएंट का लोकेशन shall be the place of supply, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, सर ऐसा नहीं होता है, एक चीज सुनिए ध्यान से, गलती मत करना। अगर सप्लायर ने जिसको सर्विसेज दी है रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो रेसिपिएंट का लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर्विसेज बेटा है, यहाँ कोई गुड्स डिलीवर नहीं हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सर्विसेज है, इसलिए सर्विसेज में अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोशिश तो करो, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स सर्विसेज कहां कंज्यूम हो रही है, रेसिपिएंट के लोकेशन पे कंज्यूम हो रही है, तो कोशिश करो पहले, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है, अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, डन। अब आइए सबसेक्शन 3 से लेकर 14 तक पढ़ते, जो स्पेसिफिक प्रोविजन है सर वहां हम बात करते हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग
सर कंस्ट्रक्शन सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, रियल एस्टेट एजेंट सर्विसेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क वाला काम हो गया, रियल एस्टेट एजेंट हो गए, होटल अकोमोडेशन हो गया, हाउस बोट की सर्विसेज हो गई। सर आप कोई बैंक्वेट हॉल बुक कर रहे हो, गार्डन बुक कर रहे हो बेटा शादी वगैरह के लिए, और इन सब के लिए आप एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हो, वो सारी सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस जहां इम्यूल प्रॉपर्टी लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म। रेसिपिएंट कहां का है, कौन से स्टेट का है, कोई मतलब नहीं है, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हां अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन यूनियन टेरिटरी तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द रेस्पेक्टिव स्टेट जहां जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। पर सर किस प्रोपोर्शन में हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे, उसके लिए रूल नंबर 4 दे रखा है। रूल नंबर 4 बोलता है क्या, अगर होटल अकोमोडेशन वाली सर्विसेज थी तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट के बेस पर आप रेशियो में डिवाइड कर देना, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां जहां होटल लोकेटेड था। और अगर हाउस बोट में टाइम स्पेंड किया है तो सर वो मल्टीपल स्टेट में अगर हाउस बोट गई है तो टाइम स्पेंड इन रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी द, उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन दोनों के अलावा कोई भी इम्यूल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज थी जो मोर देन वन स्टेट में थी तो सर एरिया ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी के रेशियो में डिवाइड कर देना वैल्यू को, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए बच्चों, सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, पर्सनल ग्रूमिंग, रेस्टोरेंट, ये पर्सनल कंजम्पशन वाली सर्विसेज हो गई। सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे केस में जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेसिपिएंट कहां से आया, वी डोंट केयर, जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो वी डोंट केयर। मूवी प्रोडक्शन हाउस, उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज ली, मेकअप आर्टिस्ट की सर्विसेज ली अपने हीरो हीरोइन के लिए, सर जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर आप भले कश्मीर जाके शूटिंग करो, आप भले पंजाब जाके शूटिंग करो, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर। अब बताइए ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, अगर मैंने B2B सप्लाई किया है, रेसिपिएंट सर जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है, जिसको मैंने कोचिंग पढ़ाया है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने कई सारे कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग दी जीएसटी की, तो ऐसे केस में B2B सप्लाई अगर है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। हम लोग जैसे आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस देते हैं थ्रू पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव एटसेट्रा, तो सर आपका रेस्पेक्टिव एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमने एक तरह से सर्विसेज आपके यहाँ परफॉर्म करी, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो ऐसे केस में आपका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलवेज। ओके सर, आइए नाउ सर किसी इवेंट में एडमिशन ले रहे हो या अम्यूजमेंट पार्क में आपने एडमिशन लिया है, जैसे आर्टिस्टिक हो गया, आईपीएल में आपने टिकट परचेज किया, तो ऐसे केस में जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। या इनसे रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विसेज है वो भी उसके लिए भी प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां वो इवेंट हो रहा है या होने वाला दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा एंसिलरी सर्विस का एक एग्जांपल, सपोज सर bookmyshow.com की सर्विसेज हो गई जो एडमिशन टू इवेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका जो कमीशन होगा, उसका जो कन्वेंस फी होगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां इवेंट हो रहा है। या सपोज कोई इवेंट हो रहा है जिसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए अंदर बजाने के लिए, है ना, और वहां पर सर वो इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी है सो दैट आप एंजॉय कर पाएंगे उस इवेंट को, तो उसके लिए कोई रेंट आपने पे किया, तो अगेन वो रेंटिंग चार्ज भी प्लेस सप्लाई क्या होगा सर, जहां इवेंट हो रहा है, बिकॉज दैट इज नेसेसरी टू और टू एडमिशन टू सच इवेंट। आइए सर अब बताए क्या, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन एटसेट्रा। कोई इवेंट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो सर, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, या फिर उसका स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में सर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बात ही खत्म, इवेंट कहां हो रहा है वी डोंट केयर, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई। ध्यान देना इसके क्वेश्चन बनते हैं। एंड सर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो सर रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और वैल्यूएशन मैकेनिज्म रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज कैसे निकालेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया तो रूल नंबर 5 बोलता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, एंड रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। पर हाँ इन सब का झगड़ा ही नहीं होगा अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मल्टीपल स्टेट में हो, कहां पे इवेंट हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, कहां हो रहा है, वी डोंट केयर। अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, पिक्चर ही खत्म। ओके चलिए सरकार अब आइए, अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड कोई एंसिलरी सर्विस का एग्जांपल तो ये मैंने दे रखा है, जैसे मान लो साउंड इंजीनियर हो गया, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, अब उसके लिए साउंड इंजीनियर आपने अपॉइंट किया सो दैट
सर स्पीकर्स कहाँ रखने हैं, क्या हाइट पे होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, सो दैट साउंड प्रॉपर्ली वहां पे बज पाए, क्लियर, वरना बज जाएगी अच्छे से। तो सर ऐसे केस में सर साउंड इंजीनियर की सर्विसेज आर एंसरी टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, तो वहां पे भी सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 7 ही लगेगा। ओके चलिए आइए मालिक सर, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मेल और कुरियर के केस में अगर B2B सप्लाई रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से सर गुड्स उठाया है, द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। डिलीवर कहां किया, वी डोंट केयर। ओके मालिक सर, अब आता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सेम बात, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से पैसेंजर को उठाया है, द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर ध्यान दीजिएगा, अगर रिटर्न टिकट है मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, रिटर्न फ्लाइट अगर आपने बुक कराई तो दोनों ही टिकट को सेपरेट जर्नी माना जाएगा, उसको कंटिन्यूअस जर्नी नहीं मानते। पर हाँ, रेस्पेक्टिव प्लेस है वहां जब एम्बार्क करेगा, दैट रेस्पेक्टिव प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो अच्छा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, बात ही खत्म, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके मालिक चल, अच्छा एक और बात, अगर मान लो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है एंड उसने बल्क में मान लो कोई टिकट परचेज कर लिए एंड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, तो पता कैसे पड़ेगा कहां से वो एम्बार्क करने वाला, जबकि उसने पेमेंट तो अभी एडवांस में कर दिया है। तो ऐसे कि जैसे आपको सर आपने 100 टिकट एक साथ ले लिया और बोल दिया कि हमें जब भी मेरे को फ्लाई करना होगा मैं 10 दिन पहले आपको बुक करा दूंगा कि कहां से कहां मेरे को फ्लाई करना है, पर मेरे 100 टिकट आज ही बुक कर दो, ये प्राइस हमारा फिक्स हो गया। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता ना उन 100 टिकट पे कब होगा, कहां से होगा, तो ऐसे केस में सर सबसेक्शन नंबर 2 लगेगा, वहां पे जनरल प्रोविजन डिफॉल्ट प्रोविजन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, वेयर दी प्लेस ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज। क्लियर, या कभी वाउचर दिया अपने फ्लाइट एयरलाइंस ने आपको, तो ऐसे केस में सर आपने जो एडवांस पेमेंट किया है उस वाउचर के लिए, उस टिकट के लिए, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज, ये नहीं पता कहां से आप एम्बार्क करने वाले हो, तो अगेन सर सबसेक्शन 2 लगेगा। अब आइए बच्चों, सर ये था आपका क्या, अच्छा सुनना, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो पिक्चर ही खत्म यार, बात खत्म, जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया नहीं किया वी डोंट केयर, रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस सप्लाई है। ओके मालिक चलिए सर, अब बताया गया सर सबसेक्शन नंबर 10, सर ऑन बोर्ड सर्विसेज, चाय मसाला चाय, या आप किसी क्रूज में पार्टी शार्टी माहौल जब शानदार कर रहे हो, फ्लाइट में आपने कोई सर्विसेज लिए, सर क्रूज में आपने कोई सर्विसेज लिए, तो सर ऑन बोर्ड जो सर्विसेज ली उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, सर फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने सर्विसेज कहां ली हमें कोई मतलब नहीं है। सर अब आता है क्या, टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, D2H टेलीविजन होता है ना, टाटा इसका है, सर इन सब की सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे 4 केस दे रखे, अगर फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन है, लैंडलाइन कनेक्शन या लीज्ड सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट्स के बेस पे सर्विस दे रहे हो, या एंटीना या केबल के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो, तो जहां पे वो डिश एंटीना या फिक्स्ड लाइन जहां लोकेटेड है टू प्रोवाइड द सर्विस, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, सर जहां पे वो एंटीना लोकेटेड है, जहां पे फिक्स्ड लाइन लोकेटेड है, जहां से आपको सर्विस मिल रही है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिक्स्ड लैंडलाइन है तो जहां लैंडलाइन इंस्टॉल्ड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मोबाइल कनेक्शन है सर फॉर टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज, पर अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस, पर अगर प्रीपेड कनेक्शन है जो मैक्सिमम लोगों के पास है आज, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, तो मोबाइल कनेक्शन केस में अगर प्रीपेड है या डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज जहां पे प्रीपेड होता है, जैसे टाटा स्काई वगैरह में होता है सर, तो ऐसे केस में सर यहां पे 2 ट्रांजेक्शन, मान लो एयरटेल ने रिचार्ज कूपन या रिचार्ज वाउचर्स बेचे किसको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या एजेंट को, और उन्होंने बेचा आपको, तो 2 ट्रांजेक्शन होंगे बेटा। तो सर ऐसे केस में एयरटेल ने जब वो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को बेचा है, तो सर ऐसे केस में वो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन द ट्रांजेक्शन। कौन कौन सा एजेंट ने जब बेचा किसको, सेलिंग एजेंट को, क्योंकि सेलिंग एजेंट एक बिजनेसमैन है बेटा, तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए, तो उसका लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर इन केस अगर फाइनल सब्सक्राइबर को बेचा है, या तो भले डायरेक्ट एयरटेल ने बेच दिया है, या उस डिस्ट्रीब्यूटर ने या एजेंट ने या रीसेलर ने बेचा है किसको, उस फाइनल सब्सक्राइबर को, तो ऐसे केस में द प्लेस वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर आप कहेंगे हमने तो सर ऑनलाइन रिचार्ज कराया, अगर आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जो ऑन रिकॉर्ड होता है। एंड सर इन एनी अदर पर्सन, सॉरी इन केस ऑफ एनी अदर केस, अगर अबव केसेस में आपका केस कवर नहीं होता तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक बात आती है, अगर लीज्ड सर्किट
के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो जहां लीज सर्किट लोकेटेड होता है, दैट इंस्टॉल्ड होता है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर लीज सर्किट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म दे रखा है तो रेस्पेक्टिव स्टेट रेस्पेक्टिव वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं किया तो ऐसे केस में रूल नंबर 6 बोलता है प्रोपोर्शनेट टू ईच स्टेट कैसे निकाला जाएगा सर, उसमें लीज्ड सर्किट के पॉइंट कहां लोकेटेड है उसके बेस पर। तो सपोज उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली में है और एंड पॉइंट मुंबई में है तो 1:1 के रेशियो में दिल्ली एंड महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा मान लो मुंबई में 2 पॉइंट है, दिल्ली में 1 पॉइंट है तो 1:2 के रेशियो में वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एंड 1:2 के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। पर मान लो बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है और उस इंटरमीडिएट पॉइंट से भी आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो लीज सर्किट की, तो जहां वो इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेटेड है वो भी वन ऑफ द पॉइंट हो जाएगा टू डिफाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज गुजरात में एक इंटरमीडिएट पॉइंट है जहां से आप सर्विसेज दे रहे हो तो दिल्ली 1, गुजरात 1, मुंबई 2 सर, तो 1:1:2 के रेशियो में आपको वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए मालिक सर सबसेक्शन में 12 बोलता है क्या, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में सर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड अगर है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन खुद का क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इंश्योरेंस सर्विस के केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड B2B ट्रांजैक्शन तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड जो है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हाँ इंश्योरेंस सर्विस के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं हो, कि वरना इंश्योरेंस क्लेम कहां भेजेंगे सर। इसलिए सर इसमें रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो भी उसका लोकेशन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भी रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। एंड लास्ट सबसेक्शन नंबर 14 फॉर सेक्शन नंबर 12 एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है, जिस स्टेट में जिस एरिया में जिस स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मल्टीपल स्टेट में वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यूएशन मैकेनिज्म आएगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट वैल्यू। और अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म डिफाइन नहीं किया तो उसके लिए भी रूल्स दे रखे, पर वो रूल स्पेसिफिक इतना इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। क्लियर, डन। तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है। सर ये सेक्शन 12 पूरा सर्विसेज से खत्म होता है। अब सुनना, आपको कभी भी क्वेश्चन अगर सर्विसेज का आता है तो सबसे पहले दिमाग में रखना है सबसेक्शन 3 से लेकर 14 तक कोई भी क्वेश्चन पूछा है, सपोज एक सीए ने ऑडिट किया है, कंसल्टेंसी दिया है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब आप दिमाग में लगाना सबसेक्शन 3 से लेके 14 में कवर है क्या, अगर नहीं कवर है तो सबसेक्शन में 2 लगाइएगा। और 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो नहीं, तो फिर सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज हाउ यू विल हैव टू अप्लाई द सेक्शन नंबर 12। नाउ सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 बोलता है क्या, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों में से कोई एक पर्सन कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वहां सबसेक्शन नंबर 2 से लेकर 13 जो हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अब सर ये पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक बार एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, क्योंकि गुड्स के केस में तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स मींस ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया इज कॉल्ड import of goods, export of goods means taking goods from India to a place outside India is called export of goods। वो तो सिंपल डेफिनेशन था गुड्स का। सर्विसेज में कुछ कंडीशंस है, क्योंकि सर्विसेज में कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स नहीं हो रहा है। टेलीफोन में सर्विसेज दी, ईमेल पे सर्विस दी, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है बच्चों। तो वहां पे एक्चुअली एक्सपोर्ट कब होगा, 5 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। सेकंड, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। थर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया। देन फोर्थ, जहां पे सर पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, और जहां पे आरबीआई ने अलाउ कर दिया वहां पेमेंट अगर आईएनआर में आ रहा तो भी चलेगा। एंड लास्ट कंडीशन बोलता है क्या, दोनों पर्सन जो सप्लायर और रेसिपिएंट वो दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, तब जाके वो एक्सपोर्ट कहलाएगी, अदरवाइज एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगी। ये 5 कंडीशन क्यूमुलेटिवली पूरी होनी चाहिए। सर अब आता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में 3 कंडीशन, सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सर प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी इन इंडिया, तब जाके वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। सर अदरवाइज इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा। जरूरी नहीं कि सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, तो वो इंपोर्ट हो ही हो। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया गए और आपने वहां पे कोई सर्विसेज ली, कौन सी, खाने की बेटा, या वाटर स्पोर्ट्स, ये जो पानी के अंदर होता है ना वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बेटा, वो बोल रहा हूं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो। तो सर ऐसे केस में अगर आपने आउट ऑफ इंडिया ये सर्विसेज ली जहां परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सर ऐसे केस में सप्लायर भले आउट ऑफ इंडिया का है, थाईलैंड का मान लो, रेसिपिएंट आप इंडिया के,
पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, थाईलैंड है। तो सर ऐसे केस में वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ, कोई जीएसटी पे नहीं करना, वरना पता पड़ा आप आउट ऑफ इंडिया घूमने गए, वहां पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज आपने ली और यहाँ पे इंडिया में आके जीएसटी पे कर रहे हो। घर वाले बोलेंगे भाई तूने करा क्या जो जीएसटी आप यहाँ के पे कर रहा है। क्लियर? इसलिए प्रैक्टिकली वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ही नहीं, और इसलिए डेफिनेशन भी इस तरह से गवर्नमेंट ड्राफ्ट करती है प्रैक्टिकल व्यू को ध्यान में रखते हुए। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं प्रोविजंस, तो मजा आएगा आपको। सर जनरल प्रोविजन बोलता है सबसेक्शन नंबर 2 कि अगर आपकी सर्विसेज स्पेसिफिक सर्विस सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कवर नहीं होती है तो ऐसे केस में सबसेक्शन 2 पे आइएगा, मतलब जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन 2, जनरल प्रोविजन, डिफॉल्ट प्रोविजन, रेसिडुअल प्रोविजन इसको बोल सकते हैं। और ये बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता है तो ऐसे केस में फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अच्छा ध्यान देना सेक्शन 13 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहां पे किसी भी सबसेक्शन में ये नहीं लिखा है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखा है इसमें बेटा। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में लिखा है क्या रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन ये होगा, उसका लोकेशन प्लेस सप्लाई होगा, नहीं तो फिर इस केस में रेसिपिएंट का लोकेशन या सप्लायर का लोकेशन या जो भी प्रोविजन दे रखे उस अकॉर्डिंग दे रखे। यहाँ पे किसी भी सबसेक्शन में नहीं लिखा है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसलिए बेटा। ओके सिंपली सर अगर सबसेक्शन 2 बोलता है रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता है तो फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए अब स्पेसिफिक प्रोविजंस की हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 से लेकर 13 तक। सबसे पहला है क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, या 2 कैटेगरी की सर्विसेज आती है जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू परफॉर्म इट सर्विसेज, जैसे रिपेयरिंग हो गया, जॉब वर्क सर्विस हो गया एटसेट्रा। सर सुना पहले बात कर रहा हूं गुड्स के रिगार्डिंग, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज needs the physical presence of the goods to perform its services, तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया है फॉर एनी रिपेयरिंग या जॉब वर्क या एनी सच लाइक काइंड ऑफ ऑपरेशन या प्रोसेसिंग, और वो गुड्स पे आपने सर्विसेज परफॉर्म करके वो गुड्स वापस से इंडिया से बाहर भेज दी विदाउट यूजिंग दोज गुड्स इन इंडिया एट ऑल, या आफ्टर सच यूज विच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच सर्विसेज, मतलब आपने इंडिया में यूज नहीं किया, जस्ट वो यूज किया जिससे पता पड़ पाए कि आपकी गुड्स या सर्विसेज रिपेयर हुई है नहीं हुई, जॉब वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 3 नहीं लगेगा। मतलब अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स एटसेट्रा, और आपने रिपेयर्स एटसेट्रा सर्विसेज परफॉर्म करके वो गुड्स वापस से बाहर भेज दिया विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सबसेक्शन 2 लगेगा। 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और ऐसे केस में सर अगर बाकी कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेटिस्फाई होती है तो वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा। ये बेनिफिट देने के लिए इन्होंने ये प्रोवाइजो डाल के ये एक्सेप्शन दिया। क्लियर? डन। अब सर मान लो कोई गुड्स आउट ऑफ कोई गुड्स कहीं रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड है और आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जैसे टीम व्यूवर, एमी एडमिन्स, आपने कोई कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर दी यहां बैठे बैठे सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो जहां वो गुड्स लोकेटेड था एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द सर्विस दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये हो गया क्या गुड्स के रिगार्डिंग पॉइंट। अब आ रहा है क्या, जहां पे सर्विस सप्लायर नीड्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, मसाज सर्विस, पार्लर सर्विस, इन सब के केस में वी नीड द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म देयर सर्विसेज, तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और वही सर लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। अकॉर्डिंगली देखेगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होता है कि नहीं होता है बच्चों। क्लियर? डन। अब सर आता है क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया रिपेयरिंग वगैरह के लिए या कोई प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए एक सर्कुलर दे रखा है डायमंड्स। सर अब सर कोई डायमंड आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आया कटिंग और पॉलिशिंग के लिए इंडिया में आया, और आपने वो प्रोसेसिंग करके वापस से गुड्स इंडिया से बाहर भेज दिया विदाउट बीइंग यूज्ड विदाउट यूजिंग दोस गुड्स इन इंडिया एट ऑल, तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 3 नहीं लगेगा। 3 नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, 2 लगेगा। 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विसेज कहां परफॉर्म करी इंडिया में उससे कोई मतलब नहीं है। अब सबसेक्शन 2 अगर लग रहा है तो बाकी कंडीशन अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सेटिस्फाई होती है तो यस ये एक्सपोर्ट के बेनिफिट इसको मिलेंगे। क्लियर? डन। सरकार आइए सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब है क्या सर, इवेंट्स रिलेटेड सर्विसेज, भले वो एडमिशन टू इवेंट वाली हो या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट वाली हो सर, या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज हो, जहां इवेंट हो रहा है या जहां इवेंट होने वाला है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा जब हमने सेक्शन में 12 पढ़ा था वहां ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट जो इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विसेज थी उसके लिए लिखा था क्या, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं रजिस्टर्ड है तो जहां इवेंट हो रहा है, पर यहां पे तो डायरेक्टली रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो
हमेशा ही क्या है, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसलिए यहाँ पे एडमिशन टू इवेंट हो या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट हो, इसके लिए सबसेक्शन नंबर 5 एक सिंगल सबसेक्शन दे रखा है, वहां एडमिशन के लिए अलग दे रखा था, ऑर्गेनाइजिंग का अलग दे रखा था बेटा। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्ट रेसिपिएंट का जहां इवेंट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात ही खत्म बच्चों। सर अब सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज, 3, 4, 5, 3 तो था परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, 4 इम्यूनिटी प्रॉपर्टी, 5 इवेंट वाली सर्विसेज। अगर आप मोर देन 1 टेरिटरी में प्रोवाइड कर रहे हो इंक्लूडिंग 1 टेरिटरी इन इंडिया, तो एंटायर एक्टिविटी के लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, इंडिया होगा, टैक्सेबल टेरिटरी होगा और पूरे पे टैक्स लगेगा। ओके अब सर सबसेक्शन 7 बोलता है क्या, इंडिया में तो हो रहा है पर मोर देन 1 स्टेट में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाले सर्विसेज इफ यू आर प्रोवाइडिंग इन मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेस्पेक्टिव स्टेट का वैल्यूएशन मैकेनिज्म कैसे निकालेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा तो उस अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव वैल्यू विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो सर ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड फॉर ईच स्टेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए रूल नंबर 7 दे रखा है। अच्छा रूल नंबर 7 ने सर इम्यूनिटी के लिए और इवेंट वाले के लिए तो वो जो हमने पहले रूल्स पढ़े सेक्शन में 12 के लिए वही रूल्स रेफर किए, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 रेस्पेक्टिवली। मैं तुम्हें पहले ये बोल देता हूं सर, इम्यूनिटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए अगर मोर देन 1 स्टेट में आप सर्विसेज दे रहे हो तो रूल नंबर 4 बोलता है क्या, अगर होटल की सर्विसेज थी मोर देन 1 स्टेट में था तो नंबर ऑफ नाइट स्टेट, हाउस बोट वाली सर्विसेज में टाइम स्पेंड, और अदर देन दोज 2 सर्विसेज इम्यूल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज में एरिया ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंड सर इवेंट वाले केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वैल्यू निकालेंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ये हमने पहले पढ़ा था, मैंने रिपीट कर दिया है लिंक करके। अब सर यहां आता है क्या, सर प्रैक्टिकली बात करें तो सबसेक्शन नंबर 3 वाली सर्विसेज मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए ये अगर आपने मल्टीपल स्टेट में वो सर्विसेज प्रोवाइड करी तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए वैल्यू क्या निकलेगा, अगर सेम गुड्स पे आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग स्टेट में जाके तो सर इक्वली डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल दीज स्टेट्स। मान लो 3 स्टेट में आपने सर्विसेज दी ऑन द सेम गुड्स, अलग अलग स्टेट में जाके सर्विसेज परफॉर्म करी तो 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देना। एंड सर डिफरेंट गुड्स पे अगर आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो इन डिफरेंट स्टेट्स तो सर उन गुड्स का इनवर्स वैल्यू क्या था, इनवर्स वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट, वो इनवर्स गुड्स की वैल्यू के हिसाब से आप प्रोपोर्शन कर देना ईच स्टेट में वैल्यू को, और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर किसी इंडिविजुअल पे आपने सर्विसेज परफॉर्म करी अलग अलग स्टेट के अंदर तो सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वैल्यूएशन मैकेनिज्म निकलेगा ईच स्टेट वाइज और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर माहौल? आइए सबसेक्शन नंबर 8 एग्जाम्पल दो बेटा इसका, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल्स। जैसे मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन था, अब उसको आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज दी, मसाज सर्विसेज दी, दूसरे अलग अलग स्टेट में ले लिया कि उसकी मसाज करी आपने बेटा, तो ऐसे केस में सर फीस अगर कॉमन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉमन है तो ऐसे केस में कहां कहां सर्विसेज परफॉर्म करी, रेस्पेक्टिव स्टेट में परफॉर्म करी, तो रेस्पेक्टिव स्टेट का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको देखना पड़ेगा कितना सर्विसेज आपने महाराष्ट्र में दिया, कितना सर्विसेज आपने सर गुजरात में दिया, रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा और रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके चलिए सबसेक्शन नंबर 8 बड़ा सुंदर सबसेक्शन 8 लगता है मुझे। सर यहां पर 3 सर्विसेज नोटिफाई करी हुई है, 3 सर्विसेज प्रिस्क्राइब करी हुई है, यहां बोला हुआ है क्या, ये 3 केस में रेसिपिएंट का लोकेशन क्या वी डोंट केयर, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर फर्स्ट सर्विसेज बाय अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, नॉन अकाउंट होल्डर नहीं बेटा, अकाउंट होल्डर अगर है तो सर बैंक का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सेकंड इंटरमीडिएट ऑफ गुड्स हो या इंटरमीडिएट ऑफ सर्विसेज हो, आप ब्रोकर हो, एजेंट हो, सर जो फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पर्संस, तो ऐसे केस में सर उसका जो कमीशन है, उसका जो ब्रोकरेज है, उसकी जो फीस है, उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा, खुद का एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर आपने जैसे एक्टिवा किराए दी, कार किराए दी, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट बट इंक्लूडिंग यॉट अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने तक का आपने हायरिंग की सर्विसेज दी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट, तो ऐसे केस में अगेन सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन देखने का भी नहीं है बेटा आपको। और अगर मोर देन 1 मंथ के लिए अगर आपने सर्विसेज दी है या हायरिंग पे दिया है तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 2 लगेगा, जनरल प्रोविजन सबसेक्शन 8 जनरल प्रोविजन लगेगा, सबसेक्शन 8 नहीं लगेगा बच्चों। क्लियर? अच्छा वेसल एयरक्राफ्ट अगर आपने हायरिंग पे दिया तो सबसेक्शन नंबर 2 लगेगा। अगेन यॉट के केस में, यॉट बोलते हैं बहुत सारे लोग, याच बोलते हैं, यॉट के केस में हमेशा अप टू 1 मंथ अगर दिया तो सबसेक्शन नंबर 8 लगेगा, सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। आइए बच्चों सबसेक्शन नंबर 9 जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाला प्रोविजन था, किसका बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका प्रोविजन सबसेक्शन 9 डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि इसके लिए डिफॉल्ट प्रोविजन सबसेक्शन 2 जो है वो लगेगा। अगर एक पर्सन इंडिया का, एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का है और वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज की बात चल रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात चल रही है, तो ऐसे केस में
सर सब सेक्शन में 2 डिफॉल्ट प्रोविजन विल अप्लाई। और हाँ, अगर मेल और कुरियर की बात करें तो मेल और कुरियर में तो पहले भी सब सेक्शन में 2 ही लगता था, अभी भी सब सेक्शन में 2 ही लगेगा। ओके मालिक, डन। सरकार आइए अब बात करूंगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जहां से उसने एम्बार्क किया ऑन द पैसेंजर ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूअस जर्नी के केस में ध्यान देना, अगर आपने मल्टीपल जर्नी के लिए सिंगल टिकट बुक किया है, जैसे सिंगापुर एयरलाइन का जो फ्लाइट था उसमें आपने टिकट बुक कराया मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से सर दुबई, दुबई से आप जा रहे हो सिंगापुर, सिंगापुर से थाईलैंड और पता नहीं कहां कहां जा रहे हो, पर टिकट एक ही बुक किया आपने, तो ऐसे केस में इसको कॉन्टिन्यूस जर्नी मानेंगे। और फर्स्ट टाइम जहां से आपने एम्बार्केशन किया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे? इस एग्जांपल में मान लो मुंबई से दुबई आप गए, पहले मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आप कहां गए, दुबई गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुंबई ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां से आपने एम्बार्क किया फॉर दी कंटिन्यूस जर्नी। ओके, सब सेक्शन नंबर 11 बोलता है अगर आपने सर्विसेज दिए ऑन बोर्ड कन्वेंस, आपने वेसल में एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी तो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर जैसे वीडियो गेम वगैरह आपने खेले बेटा। आइए सब सेक्शन 12 OIDR सर्विसेज, हमेशा ध्यान रखना सर आपने जैसे मान लो सर क्लाउड सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट ओवर द इंटरनेट सर्विसेज लिया एटसेट्रा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, netflix.com का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इन सब के केस में रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म। डिफॉल्ट प्रोविजन सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, पर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिटरमाइन नहीं होता है, तो सप्लायर का लोकेशन देखने का। पर सर यहां पे तो रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ फैक्टर दे रखे सर जिसके बेस पे आप और हम निकाल सकेंगे कि रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है। और हाँ, इनमें से या 7 फैक्टर दे रखे उनमें से कोई भी 2 फैक्टर सेटिस्फाई हो गए तो मान लेना 2 कंडीशन पूरी होगी तो मान लेना रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी का है। सर क्या क्या, जैसे उसने जो एड्रेस दिया था, जब आपने netflix.com का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने जो एड्रेस वाला लिखा वो इंडिया का था, आपने बिलिंग एड्रेस जो करवाया था वो बिलिंग एड्रेस इंडिया का था, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्टोर वैल्यू कार्ड है जिसके आप थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो वो इंडिया से इश्यू हुआ है, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो वो बैंक कहाँ का है, वो बैंक की ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है, या आपका आईपी एड्रेस इंडिया का था बेटा, जिस सिम कार्ड से आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है वो इंडिया से इश्यू हुआ है, या आपने वाईफाई से कनेक्ट किया तो वो फिक्स्ड लैंडलाइन जिससे इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है वो कहां का है, इंडिया का। इन 7 में से कोई भी 2 कंडीशन पूरी होगी, मान लेंगे रेसिपिएंट इंडिया का है और रेसिपिएंट का लोकेशन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, भले सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है। हाँ है ना भाई, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया हो गया क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर होता है तो टैक्स पे करना पड़ता है, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। अब ऐसे केस में कौन टैक्स पे करेगा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको बोलते हैं टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, वो टैक्स पे करेगा, और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर netflix.com टैक्स पे करेगा, इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराएगा। हम पढ़ेंगे आगे, एक सेक्शन दे रखा है इसके लिए बेटा, क्लियर, डन। सब सेक्शन 13 में गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन और टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिफाइन करके बता सकती है कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, सो दैट डबल टैक्सेशन नहीं हो या नॉन टैक्सेशन नहीं हो। उसके लिए 3 ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने डिफाइन किए। फर्स्ट, R&D सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के पर्सन है, आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को फार्मास्यूटिकल सेक्टर की R&D सर्विसेज दी तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर कंडीशन क्या है सर, सप्लायर ने जो सर्विसेज दी है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी है, और सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, केवल प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से वो एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो रहा था, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा, सारे बेनिफिट एक्सपोर्ट के उसको मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, R&D सर्विसेज के लिए आपने कोई गुड्स इंडिया में भेजी होगी, दवाई भेजी होगी जिसपे वो सैंपल पे R&D कर रहा होगा, तो वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होगी, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उस चक्कर में वहां सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3 लग रहा था, और उस चक्कर में इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक नोटिफाई करके बोल दिया कि रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब आ रहा है क्या सबसेक्शन नंबर, इसी में एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह का आप रिपेयर रिनोवेशन या सर ओवरहॉलिंग सर्विसेज दे रहे हो, या वेसल्स एयरक्राफ्ट शिप या उसके इंजन वगैरह का रिपेयरिंग मेंटेनेंस की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो ऐसे कि इसमें रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज कहां परफॉर्म करी वी डोंट केयर, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सर पर्टिकुलरली इस केस में क्या होता है, जैसे इंडियन एयरलाइन का कोई फ्लाइट है, एयर इंडिया का कोई फ्लाइट है जो आउट ऑफ इंडिया गया और वहां रिपेयरिंग हुई है, तो प्रैक्टिकली जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई।
अब सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट भले इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां सर्विसेज परफॉर्म करी आउट ऑफ इंडिया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा था, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा था, टैक्स नहीं लग रहा था, ये नॉन टैक्सेशन हो रहा था। इसलिए इन दोनों ट्रांजेक्शन को नोटिफाई करके बोल दिया क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एयर इंडिया का फ्लाइट तो एयर इंडिया रेसिपिएंट इंडिया का है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, रेसिपिएंट का लोकेशन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया तो, और ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा। तो नॉन टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए दोनों ट्रांजेक्शन रखे, और यहां पर डबल टैक्सेशन हो रहा था, इसको एक्सपोर्ट में कवर करने के लिए यहां पे कवर किया बेटा इसको। ओके डन, ये सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 13 भी खत्म होता है। अब इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 13 प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है। अब आइए कुछ सर्कुलर जो बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके, जो बहुत इजीली आंसर आप दे सकते हो अगर आपने ढंग से रिवाइज किया है तो। आइए बच्चों, सबसे पहली बात एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग था कि अगर किसी एक्सपोर्टर ने सर्विसेज या गुड्स सर्विसेज एक्सपोर्ट करी और ऐसे केस में उसको जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो सर आईएनआर में रिसीव हुआ फ्रॉम द स्पेशल रूपी वॉस्टर अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक, तो ऐसे केस में ये मानेंगे कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ही पैसा रिसीव हुआ है, और ऐसे केस में सर आपने एक्सपोर्ट की अगर बाकी कंडीशन पूरी करी तो यस एक्सपोर्ट के अंदर वो कवर हो जाएगा। सेकंड आता है क्या, आपने मान लो कोई सर्विस का एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें से कुछ पार्ट आपने सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। मान लो सर ये यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूएस के क्लाइंट को। अब यूएस के क्लाइंट को जो सर्विसेज में दे रहा हूं उसके लिए मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सपोज $1 लाख है बेटा, $1 लाख इज द फीस जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं किसको, यूएस की कंपनी को बेटा। अब सर वो सर्विसेज देने के लिए सर मेरे को कुछ काम आउटसोर्स करना पड़ा, तो मैंने क्या किया सर, मान लो जापान का कोई पर्सन था, उसको मैंने कुछ काम आउटसोर्स कर दिया, तो आउट ऑफ $1 लाख मैंने $30,000 का काम उसको आउटसोर्स कर दिया। $30,000 का काम उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया। नाउ जापान वाला पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूएस वाला पर्सन ऑन माय बिहाफ, और यूएस वाले को मैंने बोला कि तुम मेरे को $1 लाख दोगे, मैं 30,000 इसको पे करूंगा, एक काम करना। अब उसमें बैंक चार्जेस वगैरह, ट्रांसफर चार्ज बहुत सारे लगते हैं। मैंने यूएस क्लाइंट को बोल दिया कि तुम 70,000 मुझे पे कर देना और 30,000 डायरेक्ट जापान वाले क्लाइंट, मेरे जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको पे कर देना। अब ऐसे केस में सर पेमेंट जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है वो $1 लाख की जगह केवल $70,000 ही आ रहा है। तो क्वेश्चन आया क्या, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में क्या $1 लाख पूरा आएगा या 70,000 ही आएगा? तो ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बोला क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे केस में एंटायर $1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज इफ दोज आर रिसीव्ड इन इंडिया ओनली, और ऐसे केस में पूरा $1 लाख इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और 30,000 की जो डॉलर की सर्विसेज थी ये मानेंगे जापान वाले ने यूएस वाले को तोड़ दिया है, जापान वाले ने सर्विस इंडिया वाले को दिया है। अब जापान वाले ने सर्विस इंडिया वाले को दिया है सर, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में अगर आता है तो $30,000 पर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और हाँ, उस पर जो जीएसटी आप पे करोगे, सिंस वो सर्विसेज आपकी काम आई एक्सपोर्ट में, तो उसका आपको आईटीसी भी मिलेगा, और आईटीसी अगर काम नहीं आता तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हो, वो आपका चॉइस है बेटा। हाँ है ना भाई, डन। पर अल्टीमेटली जो आपने सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है और भले पेमेंट डायरेक्ट यूएस ने जापान वाले को दे दिया है, फिर भी एंटायर $1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। दिस इज द पॉइंट। आइए मालिक, सर प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट टू वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय पोर्ट टू क्लाइंट। सर क्या होता है, कभी भी कोई आउट ऑफ इंडिया से वेसल आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, अब वहां पे जो कार्गो अनलोड होता है उसके रिगार्डिंग पोर्ट कई सारी सर्विस देता है, जिसको पोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं। जैसे अराइवल ऑफ द वैगन्स एट द पोर्ट, हॉलेज ऑफ द वैगन्स इनसाइड द पोर्ट एरिया अप टू द place of unloading, siding of the wagons inside the port, unloading of the wagons, movement of the unloaded cargo, etc. बहुत सारी पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं पोर्ट सर्विसेज। तो ये सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी नहीं है। एंड सर यहाँ पे नॉर्मल जो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2, या अगर 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, तो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 लगेगा। ये सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे, डिफॉल्ट प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होंगे। सर आइए, इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्जाम के अंदर। सर मान लो मुंबई मरीन ड्राइव, वहां पे कोई मेरे को होर्डिंग पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाना है साहब। अब जियो ने मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और सर उसको मरीन ड्राइव पे किसी होर्डिंग पे वो एडवर्टाइजमेंट लगवाने का है। अब सर वहां पे एडवर्टाइजमेंट, वहां पे जो होर्डिंग पे एड लगवाने का है, वो होर्डिंग किसी होटल का है सर, होटल है, होटल के ग्राउंड में वो होर्डिंग लगा हुआ है। अब सर जिसका होर्डिंग है सर, उससे अगर आपने बात करी तो जो पर्सन होर्डिंग पे आपका एड लगाने के लिए दे रहा है सर, वो एक तरह से सेल ऑफ स्पेस कर रहा है फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो सर दैट होर्डिंग इज अ काइंड ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अटैच टू अर्थ है। तो सर ऐसे केस में होर्डिंग पे अगर एडवर्टाइजमेंट हैंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए उसने आपको अलाउ किया है, तो दैट इज अ सेल ऑफ स्पेस ऑन इम्यूल प्रॉपर्टी। और ऐसे केस में सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी वाले प्रोविजंस वहां पे अप्लाई होंगे, और वहां पे सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। पर अगर
अगर मान लो आपने वो डायरेक्ट होर्डिंग वाले से कांटेक्ट नहीं किया, आपने किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कांटेक्ट किया और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बोला साहब क्या मेरा एड वहां लगना चाहिए, और वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या करिए आपके लिए एड बना रही है, उसके लिए आप वो होर्डिंग वाले से कांटेक्ट कर रही है, मतलब सर वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपको बिल लिख रही है, दे आर नॉट सेलिंग द स्पेस, दे आर जस्ट अरेंजिंग द डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द होर्डिंग और स्ट्रक्चर बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो सर एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो हमको सर्विस दे रही है वहां पे नॉर्मल डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन में 12 वाला लगेंगे, सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 लगेगा, और ऐसे केस में सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने जब होटल वाले से बात किया होगा कि सर हमको आपके होर्डिंग पर एड लगाने का है, और उस होटल वाले ने जब उसको वो स्पेस दिया होगा 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपका ये स्पेस जो है वो आपका है, आप एड लगाओ, जिसका लगाना लगाओ साहब। तो ऐसे केस में सर वो होटल वाले ने सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग की सर्विसेज दी है, तो होटल वाला या बोल दो ऑनर ऑफ द स्ट्रक्चर या होर्डिंग, जो होर्डिंग का ऑनर है सर उसने जो सर्विसेज दी है वो सेल ऑफ स्पेस कहलाएगा। तो ऐसे केस में होटल वाला इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये तो यहाँ पे सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 में कवर हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू जियो, तो ऐसे केस में सेक्शन में 12 सबसेक्शन में 2 लगेगा। क्लियर? और अगर होटल वाला डायरेक्ट प्रोवाइड करा सर्विसेज जियो को तो अगेन सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। आइए मालिक सर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, सॉफ्टवेयर और डिजाइन सर्विसेज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडिया का बहुत ही बड़ा बूमिंग सेक्टर है बेटा ये वाला। तो सर क्या होता है सेमीकंडक्टर, अगर आप उसके रेस्पेक्ट में आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो बेटा, तो सर ऐसे केस में जब आउट ऑफ इंडिया वाले क्लाइंट को यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो ऐसे केस में यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन लगेंगे। और सर यहाँ पर सर उन्होंने क्या किया, सपोज कोई सैंपल यहां भेजा है, हार्डवेयर, सैंपल हार्डवेयर, प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं, जस्ट टू रन योर सॉफ्टवेयर। आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने जो डिजाइन बनाई है, क्या उस पर प्रॉपरली रन हो रही नहीं हो रही है, जो आउटपुट उनको चाहिए वो प्रॉपर आउटपुट मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा है आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, जस्ट टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर उन्होंने कोई प्रोटोटाइप या सैंपल भेजा है। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल of the software development services, testing services are part and parcel of software development services। सर इसका मतलब ये नहीं कि you are providing services परफॉर्मेंस बेस वाली जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स चाहिए ही चाहिए टू प्रोवाइड योर सर्विसेज, नो सर, ये सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3 में कवर नहीं होता है। और ऐसे केस में सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 में कवर होगा और जनरल प्रोविजन डिफॉल्ट प्रोविजन यहां पे अप्लाई होंगे, और एक्सपोर्ट की अगर अदर कंडीशन फुलफिल होगी तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट इनको मिलेगा। आइए मालिक नेक्स्ट है क्या सर, पता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन हमने पढ़ा है क्या, अगर आपने जो सर्विसेज दी है आपके ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को अगर आपने सर्विसेज दी है तो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर नहीं होता है। हाँ ना भाई? तो सर बोथ पर्सन शुड नॉट बी मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन, याद आया बच्चों? तो ऐसे केस में एक सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहते हैं, सब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहेंगे। तो सर उसके लिए यहां पे क्लेरिफिकेशन आया और बोला कि मान लो कोई कंपनी आउट ऑफ इंडिया है, उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो रखा है, उसने अपना कोई ब्रांच या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में खोला है पर उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया, उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं करवाया एज ए कंपनी इन इंडिया, तो ऐसे केस में नाउ दैट इज मियरली ए ब्रांच या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उस फॉरेन कंपनी का। तो ऐसे केस में बोथ आर मियर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन, और ऐसे केस में सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अगर है तो सर अगर इंडियन ब्रांच ने उस फॉरेन कंपनी को जो उसकी पेरेंट कंपनी थी उसको अगर सर्विसेज दी तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर नहीं होगी। सर सेम है केस विद वाइस वर्सा ऑल्सो, जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी थी सर, उसने सिंगापुर में कोई अपना ब्रांच ऑफिस खोला, कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला जिसका वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, तो वो ब्रांच ऑफिस है, तो ऐसे केस में वो मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन है, और इंडियन कंपनी ने अगर वहां सर्विसेज दी तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर नहीं होगी। पर सपोज अब इसी में चेंज करता हूं केस बेटा, सपोज इंडिया की कोई कंपनी है जो मुंबई में लोकेटेड है, सर मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुई है एज ए कंपनी, उसने सिंगापुर में कोई ब्रांच ओपन किया और उसका इनकॉर्पोरेशन कराया सिंगापुर में एज ए कंपनी, तो वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आ गई यार। एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी, और अगर वो फॉरेन कंपनी तो फॉरेन कंपनी से डिफरेंट पर्सन, और इंडिया में जो कंपनी वो डिफरेंट पर्सन है। तो ऐसे केस में अगर अब वो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को सर्विस देगी तो दे आर नॉट मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्संस, दे मे बी रिलेटेड पर्संस,
पर दे आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। ऐसे केस में सर अगर इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया वाली फॉरेन कंपनी को सर्विसेज दी है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर हो सकती है अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाई है तो। सेम वे सर कोई फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में कोई ब्रांच खोला और उसका इंडिया में इनकॉर्पोरेशन करा दिया, तो अगेन दैट बिकेम अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इंडियन कंपनी उस फॉरेन कंपनी को सर्विस दे रही है तो वो मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे, और अगर अदर कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट कवर होता सेटिस्फाई होता है तो एक्सपोर्ट में कवर होगा। आई होप मजा आया बेटा। आइए मालिक सर क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडियरी। सर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इंटरमीडियरी केस में क्या होता है। इंटरमीडियरी इज जस्ट अ पर्सन हु इज फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन टू मेन सप्लायर्स। तो प्रैक्टिकली वहां तीन लोग होंगे, एक मेन सप्लायर, एक मेन रेसिपिएंट और इन दोनों के बीच में एजेंट। सर मिनिमम 3 पार्टी होगा, 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई, तो मेन सप्लाई जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे हो रही है सप्लायर और कस्टमर के बीच में, एंड हम बीच में क्या कर रहे हैं सर एंसिलरी सर्विस दे रहे हैं फॉर इंटरमीडियरी। हाँ है ना भाई, तो ब्रोकर एजेंट की सर्विस होती है वो इसमें कवर होती है। अगर आपने किसी को काम आउटसोर्स किया, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया है, तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे कर रहा है, ही इज नॉट एजेंट। हाँ है ना भाई, वो इंटरमीडिएट के स्कोप में कवर नहीं होगा, वो नॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, नॉर्मल सर्विसेज के स्कोप में कवर होगा। सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडिएट सर्विसेज। क्लियर। अच्छा हम ये बात क्यों करें, क्योंकि इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 13 अलग से दे रखा है अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो, और वहां पे हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, रेसिपिएंट का लोकेशन क्या वी डोंट केयर। ओके मालिक, इसलिए इंटरमीडिएट पढ़ना बहुत जरूरी था। अच्छा इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं। मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी आउट ऑफ इंडिया की बेटा, उसने इंडिया में अपने क्लाइंट्स का इंश्योरेंस कर रखा है, कोई इंश्योरेंस सर्विसेज दे रखी है। अब उसको इंडिया के अंदर क्या चाहिए, कोई क्लेम अगर आता है तो उस क्लेम को प्रोसेस कर पाए, देख पाए, सर्वेयर जाके वहां पे चेक कर पाए कि सही में इंश्योरेंस का क्लेम बनता है कि नहीं बनता है। तो अब उसका कोई कनेक्ट नहीं इंडिया में, उसने क्या किया, एक मिस्टर क्यू था, मिस्टर क्यू, उसने क्या किया, उस फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी ने क्यू को कांटेक्ट किया कि भाई इंडिया में कोई ऐसा पर्सन जो हो जो हमको प्रोसेसिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, तो सर उससे मेरे को मिला दे, अब जो भी उसके चार्जेस होंगे हम उसको पे कर देंगे। अब ऐसे केस में मान लो फॉरेन की कोई इंश्योरेंस कंपनी है बेटा सर, और मिस्टर पी उसको मिल गया जो प्रोसेसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पर किसके थ्रू मिला, क्यू के थ्रू मिला, तो पी विल चार्ज हिज प्रोसेसिंग फीस टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो नॉर्मल सर्विसेज है यार, ये कोई इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं। पर क्यू ने बोला क्या, भाई तुम दोनों का मैंने ट्रांजेक्शन करवाया, मेरे को बीच में क्या मिलेगा, तो उसको बोला क्या, जो भी फीस हमारी होगी उसका 5% तक कमीशन मिलेगा। तो 5% जो कमीशन क्यू चार्ज कराए वो क्यू की सर्विसेज आर इंटरमीडिएट सर्विसेज, और क्यू के केस में इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्लियर, डन। अब सर मान लो कोई आउटसोर्स कर दिया आपने, जैसे कस्टमर केयर की सर्विसेज आउटसोर्स कर दी किसी बीपीओ फर्म को, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म को, तो आउटसोर्स किया है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एजेंट वाली सर्विसेज, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटरमीडिएट सर्विसेज, वो इंटरमीडिएट में कवर नहीं होंगे। आइए बच्चों, नाउ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट। अगर मान लो आपने सर आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है, उसको इंडिया में कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना है, उसने सारा का सारा काम एडवर्टाइजमेंट का आपको आउटसोर्स कर दिया और आपको बोल दिया क्या, आपको ही वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, भले वो इंटरनेट मीडिया हो, भले वो प्रिंट मीडिया हो, आपको देखना है कहाँ एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको ही कॉन्टेक्ट करना है, आपको ही एड बनवाने हैं, आपको ही एड डिस्प्ले करवाने हैं, तो यू आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट, यू आर नॉट इंटरमीडिएट। अब उसमें भले ही वो फॉरेन क्लाइंट के जो इंडिया में सब्सिडरी वगैरह है वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं बार बार, सर फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी कोऑर्डिनेशन करना वो लोग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू दैट फॉरेन क्लाइंट ओनली सर। और ऐसे केस में सर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का अलग से कोई सबसेक्शन नहीं, तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा और उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। पर अगर मान लो आपने क्या किया, मेयरली किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से उस फॉरेन कंपनी का डील करवा दिया और बीच में अपना कमीशन लिया, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 3 लगेगा और ऐसे केस में आप इंटरमीडिएट के स्कोप में आ जाओगे। पर अगर आपने सर एंटायर काम आउटसोर्सिंग खुद ने ले लिया है, तो यू आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू दैट फॉरेन क्लाइंट, वहां पे सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2 लगेगा और सर वहां पे इंटरमीडिएट आप नहीं कहलाओगे। क्लियर। चलिए मालिक, अच्छा ये ध्यान रखना, ये बुक जो मैंने ड्राफ्ट किया ना, बहुत ही ध्यान से ड्राफ्ट किया है आपने। अगर इनके जो मैंने रेड वर्ड्स मार्क किए हैं वो भी ध्यान से, अगर आपने एक बार सर्कुलर पढ़ने के बाद वो रेड वर्क को रिवाइज कर लिया ना सर, आपका मोटा मोटी पूरा सर्कुलर रिवाइज हो जाएगा सर। और अगर आपको लगे कुछ वर्ड्स मिसिंग है तो आप और मार्किंग कर लीजिए सर। जैसे मैंने इस सर्कुलर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सर, कैसे अभी जो मैंने पढ़ाया ना आपको कैसे रिवाइज होगा सर। हेडिंग पढ़ो, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ, जब आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना हो कैसे करेंगे आप, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट। तो जैसे ये हेडिंग आएगा दिमाग में वो ट्रांजेक्शन आना चाहिए बेटा आपके। अब आउटसोर्स किया है एंटायर एक्टिविटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इतना सा पढ़ लिया आपने, इसका मतलब वो एजेंट वाला काम नहीं कर रहा, आपका एक बार सर्कुलर पढ़ा हुआ होना चाहिए बेटा। अब ऐसे केस में इट इज नॉट एन
इंटरमीडियरी और प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, 13(8) नहीं लगता बेटा। पर मियरली फैसिलिटेटिंग द एडवर्टाइजमेंट सर्विस कर रहे हो तो ऐसे केस में आप इंटरमीडिएट के स्कोप में आओगे, और ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन में 13(8) भी लगेगा। दैट्स इट सर, इतना पढ़ लिया तो भी पूरा पूरा आपका सर्कल खत्म हो गया बच्चों। सर ये पूरी मेहनत आपके लिए करी हुई है, बस आप दिल से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करिए, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द पढ़ाई, मेरी गारंटी बेटा आपसे। आओ बच्चों, और हाँ अगर ये रिवीजन लेक्चर से मजा आ रहा हो तो लाइक तो बनता है, और कमेंट में सर शानदार वाला कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको रिवीजन लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं। आओ मालिक, सर क्लेरिफिकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल टू कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर, तो आपने और मैंने सेक्शन में 13 सबसेक्शन 8 क्लोज ए पढ़ा है कि सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर के केस में सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर ये नॉर्मली जो अकाउंट होल्डर को बैंक सर्विस देता है वो नहीं है यार, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन कीपिंग देयर इन्वेस्टमेंट सेफ एंड हैंडलिंग ट्रांजेक्शन लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सो दैट उनको फॉरेन कंट्रीज में सर वहां के जो कानून है, वहां के जो लॉज है, उनको सर फॉलो करने में टेंशन नहीं है, रेगुलेशंस का हेडेक उनको नहीं हो। यहाँ का इन्वेस्टर वो इंडिया के बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देता आउट ऑफ इंडिया, तो सर दे आर नॉट अकाउंट होल्डर्स, हाँ है ना भाई। ऐसे केस में नॉर्मल सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा और उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। सर आइए, सर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को जो सर्विसेज दी, डेटा होस्टिंग सर्विसेज, अब सर ये ट्रांजेक्शन भी सीखना समझना, एक सेकेंड ना। ओके देखिए बच्चों, डेटा होस्टिंग सर्विस अगेन देखो बेटा, जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, हमेशा पहले कोई भी सर्कुलर या कोई भी प्रोविजन पढ़ो तो पहले ट्रांजेक्शन डिफाइन करो। ट्रांजेक्शन एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया, फिर देखना जीएसटी तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगा। सर आपके पास भी कोई मोबाइल फोन होगा, जैसे आईफोन है, अब सर वहां पे आईक्लाउड सर्विसेज आपने ली, अब आईक्लाउड सर्विसेज आपने किससे लिए? एप्पल से। आप है कंज्यूमर जिसको एप्पल इज प्रोवाइडिंग iCloud सर्विसेज, जहां पे आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, आपके बहुत सारे फोटोज वीडियोज है जो वहां पे आपके स्टोर हुए हैं, सो दैट कभी भी डिवाइस गुम जाए तो आपका डेटा का लॉस नहीं हो सर। अब सर एप्पल का खुद का क्लाउड नहीं है, अब एप्पल क्या करता है? इंडिया के ऐसे डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर से बात करता है। अब सपोज मंगल इज द डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, Mangal is the data hosting service provider who is providing services to Apple. Apple कौन है? Cloud computing service provider. Cloud computing service provider बोलते हैं Apple को। अब सर मंगल क्या कर रहा है? Data hosting service provider is providing services to Apple. और Apple अपने क्लाइंट को एंड कंज्यूमर को वो क्लाउड का एक्सेस दे रहा है ऑन चार्जेस, हाँ है ना भाई। और सर ध्यान देना बेटा, मंगल नेवर कनेक्ट डायरेक्टली टू देयर एंड कंज्यूमर्स, सर मंगल का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ऐसे केस में डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर जो एप्पल से चार्जेस ले रहा है उसके लिए प्लेस सप्लाई क्या होगा? सर उसके लिए सिंपली अलग से कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। अच्छा ये डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसको बहुत सारे सर्वर मेंटेन करने पड़ते हैं, उसका प्रॉपरली डेटा सर्वर बहुत बड़ा हैवी सर मशीनरीज लगती है, हैवी इंटरनेट फैसिलिटीज होती है सर, सर वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ होता है, पर इट इज नॉट अ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ है ना सर। नीदर ये सर्विसेज गुड्स मेड अवेलेबल के बेस पे है सर। डेटा होस्टिंग सर्विसेज ऐसा नहीं कि जो गुड्स सर्विस रेसिपिएंट गुड्स देगा उस पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसा भी नहीं है सर, क्लियर। तो ये सिंपली सर सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 में कवर होगा और सर उसके अकॉर्डिंग प्लेस सप्लाई निकलेगा। और अगर एक्सपोर्ट सर्विस की बाकी प्रोविजंस बाकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी इसको मिलेगा, क्लियर, डन। आइए मालिक अगला, सर हो गए सारे सर्कुलर हमने कवर कर लिए। सेक्शन में 14 बोलता है क्या? ओआईडी सर्विस सप्लायर। यहां मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि सर ओआईडी सर्विस सप्लायर के केस में एज पर सेक्शन में 13 सबसेक्शन में 12 जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 12 बोलता है कि रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर कहा गया हमें मतलब भी नहीं है, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, जैसे netflix.com इज द बेस्ट एग्जांपल, netflix.com की आपने सर्विसेज इंडिया में ली, तो ऐसे केस में सर नेटफ्लिक्स इज द सप्लायर, रेसिपिएंट इंडिया का है, प्लेस सप्लायर रेसिपिएंट का लोकेशन होगा। अब सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया, ये इंपोर्ट सर्विस के स्कोप में होता है और इंपोर्ट सर्विस के स्कोप में आ गया तो जीएसटी पे करना है।
अब किसको पे करना है? अगर जीएसटी, अगर रेसिपिएंट जो इंडिया में है वो टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, मतलब वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर वो अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे सप्लायर जो netflix.com है जो यूएस में लोकेटेड है वो टैक्स पे करेगा, और वो टैक्स अगर पे करेगा तो उसको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर उसको सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम दिया, उसको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है, और सिंगल रजिस्ट्रेशन के बेस पे उसका सर जीएसटी कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। और अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे करेगा, सारे कंप्लायंस करेगा। और वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, हु विल कंप्लाई ऑन देयर बिहाफ। मतलब सर क्योंकि इंडिया का जो एंड कंज्यूमर है वो तो कोई रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे नहीं कर पाएगा ना यार। क्लियर, डन। तो सर अब netflix.com से सर्विसेज ली आपने, ऐसे कैसे नेटफ्लिक्स को रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे करना पड़ेगा। पर मान लो बीच में कोई इंटरमीडिएट है, मान लो netflix.com के उस वीडियो का आपको लिंक मिला कहां से? सर टेलीग्राम से, या सर किसी और मीडिया के थ्रू आपको लिंक मिला। अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट है तो ध्यान रखिएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी उस इंटरमीडिएट को मान लेंगे कि सप्लायर ऑफ सर्विस वो इंटरमीडिएट है, और ये सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, जीएसटी पे करना, सारे कंप्लायंस करना उस इंटरमीडिएट की जिम्मेदारी हो जाएगी सर टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी अंडर जीएसटी, क्योंकि ये मान लेंगे कि वही सप्लायर ऑफ सर्विस है। पर अगर ये चारों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड है तो सर ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट लायबल नहीं होगा, ऐसे केस में वो netflix.com ही लायबल होगा। चार कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहला, जो इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है फॉर दिस ट्रांजेक्शन वो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि ये सर्विस ये वाली है और सर्विस सप्लायर इसमें netflix.com है। सेकंड, सर जो बीच में इंटरमीडिएट है, सपोज इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है, सर न तो ये पेमेंट कलेक्ट करता है, न ये पेमेंट को प्रोसेस करता है, ना उसका पेमेंट को ऑथराइज करता है। जो पेमेंट आप कर रहे हो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के अकाउंट में जा रहा है। फिर वो सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करी है उसकी डिलीवरी को भी ऑथराइज netflix.com डायरेक्टली करता है, उसमें टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का कोई लिंक नहीं है, दे डू नॉट ऑथराइज द डिलीवरी। और सर सर्विस सप्लायर और सर्विस रेसिपिएंट के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई उसमें भी इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है। क्लियर? तो ऐसे केस में चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो सप्लायर और सर्विस जो नेटफ्लिक्स है वही टैक्स पे करेगा, सारे कंप्लायंस उसको ही करने पड़ेंगे, नहीं तो बीच में जो इंटरमीडिएट है उसको सप्लायर मान लेंगे और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उस सप्लायर पे लग जाएंगे, इंटरमीडिएट पे लग जाएंगे। बेटा आओ मालिक, सर अब हम पढ़ते हैं क्या? अच्छा, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब जो भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और वो ओआईडी सर्विस रिसीव करा इन द टैक्सेबल टेरिटरी उसको बोलते हैं क्या? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और हाँ, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिया में पर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो केवल टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं, तो उसको भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अनरजिस्टर्ड पर्सन ही कहेंगे, और ऐसे केस में नेटफ्लिक्स ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। आइए सेक्शन नंबर 14A जो नया ऐड हुआ सर, फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग। सर ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से इंडिया में ली है तो ऐसे केस में सर दैट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, वो स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम के स्कोप में आता है, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स कौन पे करेगा? जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली वेबसाइट जो आउट ऑफ इंडिया है उसी को टैक्स पे करना। आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो गेम खेल रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हर केस में सप्लायर ही लायबल है और उसको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, थ्रू सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, और सारे कंप्लायंस उसको करने पड़ेंगे। अगर उस वेबसाइट वाले का आउट ऑफ इंडिया वाली जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली सर्विस सप्लायर है उसका अगर इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है तो सारे कंप्लायंस वो करेगा, वो नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में तो वो करेगा, नहीं तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, जो सेम प्रोविजन में पढ़ा है। और हाँ, अगर इन्होंने जीएसटी के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो सर उनकी जो सर्विसेज है ऑनलाइन मनी गेमिंग की उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा फॉर एक्सेस टू द पब्लिक इन इंडिया। ओके डन। आइए सर सेक्शन 15 रिफंड ऑफ आईजीएसटी टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आया, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो नॉट मोर देन 6 मंथ के लिए इंडिया में आया है फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, उसको बोलते हैं टूरिस्ट। और वो पर्सन जब इंडिया से बाहर जाता है तब अगर कोई गुड्स उसने यहां से परचेज करी है तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, उस पर आईजीएसटी चार्ज हुआ है। वो गुड्स अगर इंडिया से बाहर लेके जाएगा तो सर इंटरनेशनल पोर्ट एयरपोर्ट पे डेस्क होती है जीएसटी वाली, और वहां पे वो आईजीएसटी जो उसने पे किया उसको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर, डन। ऐसा इंटरनेशनली हर कंट्री के अंदर होता है बेटा। आओ बच्चों, जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 बोलता है क्या? सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ने जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन किया। दो ट्रांजेक्शन आते हैं इसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन और फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई कहेंगे। अब ऐसे केस में सर ध्यान देना, यहां पर आप अगर जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो और वो गुड्स मान लो सपोज ये पेंसिल है जो एग्जेम्प्ट है,
तो एग्जाम गुड्स एग्जाम सर्विस भी अगर आपने एक्सपोर्ट किया या एसजेड को सप्लाई किया, उसको टैक्सेबल सप्लाई मानते हो, टैक्सेबल सप्लाई मानते हो, तो वहां पे हमेशा आईटीसी मिलता है। हमने आईटीसी चैप्टर में ऑलरेडी ये बात कर रखी है बेटा। अब सर ऐसे केस में सर जीरो रेट सप्लाई में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एलयूटी या बॉन्ड साइन कर दो बिफोर जीरो रेट सप्लाई इटसेल्फ, और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो रेट सप्लाई एक तरह से इंटरसेट सप्लाई के स्कोप में आता है, पर आपको टैक्स पे आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होगी। पर फिर भी इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलता है। अब आईटीसी मिलता तो है, पर अगर आईटीसी आप यूज कर सकते हो अदर लायबिलिटी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं काम आता है तो इनपुट और इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स का नहीं, इनपुट और इनपुट सर्विस के अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का आपको रिफंड मिल सकता है। कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा, उस आईटीसी को अदर लायबिलिटी में यूज करना, पर उसका रिफंड नहीं मिलता है बच्चों, जो हम रिफंड के चैप्टर में और बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके डन। अब सर आपने सर सपोज कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, और वो जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है सर टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, आपने एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले लिया, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का आपने रिफंड ले लिया, पर बाद में विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपका रियलाइज नहीं हुआ, तो जितना आपने रिफंड लिया है वो रिफंड आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट विद इन 30 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमा। सर जो पेमेंट रिसीव होने का टाइम लिमिट था, पेमेंट रियलाइज होने का टाइम लिमिट था, वो एक्सपायर होने के 30 दिन में आपको वो अमाउंट वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट। जितना अमाउंट आपका डूब गया है उतना प्रोपोर्शनल आपको रिफंड का अमाउंट भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? ये प्रोविजन गुड्स के लिए, क्योंकि सर्विसेज में तो एक्सपोर्ट तभी मानते हैं जब सर्विसेज का पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ जाता है बच्चों। गुड्स के केस में प्रोविजन अलग से और दे दिया सर। अब गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर सकती है या क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है कि ये लोग या ये वाली कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जीरो रेट सप्लाई कर सकते हो, और जो आईजीएसटी आपने पे किया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। और खास बात, सारी गुड्स, सारी सर्विसेज और सारे ही लोगों को इन्होंने नोटिफाई करके बोल दिया कि आप सब लोग एलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट फॉर जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और आईजीएसटी जो पे किया उसका आप रिफंड ले लेना, एक्सेप्ट अगर आप सर गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स लाइक टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला एटसेट्रा, आप अगर जीरो रेट सप्लाई करते हो तो वहां पे आईजीएसटी पे करके आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां आईजीएसटी का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वहां आपको केवल और केवल ऑप्शन किसका है सर, अंडर द बॉन्ड या एलयूटी ही आप टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला एटसेट्रा एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अंडर बॉन्ड और एलयूटी अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको कोई आईजीएसटी पे नहीं करना है, और वहां पे अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड लेना है तो आप अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट को, और प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर आपको रिफंड देगा बेटा। क्लियर? डन। डायरेक्ट आईजीएसटी पे करके डायरेक्ट रिफंड मिलने वाला ऑप्शन टोबैको बेस्ड गुड्स पे नहीं है सर। एक लास्ट बात और कि ध्यान रखना, अगर कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके एक्सपोर्ट करने पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, क्या लगता है मालिक? एक्सपोर्ट ड्यूटी अंडर कस्टम्स, इट मींस गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर गुड्स। इसलिए ऐसे केस में सर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलेगा, ना आपको आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, कोई रिफंड आपको अलाउ नहीं होगा। क्लियर? डन। अब सर एक ध्यान दीजिएगा, एसीजेड की यूनिट या डेवलपर को आपने जो सप्लाई किया है वो सपोज शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन है, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग एटसेट्रा सर्विसेज है, तो भले ही एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट वो इंट्रास्टेट के स्कोप में आता है, पर सर सेक्शन नंबर 7 में स्पेसिफिक जब कोई प्रोविजन दे दिया एसीजेड की को सप्लाई किया तो वो इंटरस्टेट होगा। और सर सेक्शन नंबर 8 में एक्सेप्शन दे रखा ना कि आपने अगर सर्विसेज एसीजेड को सप्लाई करी है तो वो इंट्रास्टेट नहीं होती है, तो जब स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है एसीजेड के लिए तो हमेशा वहां पे उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही मानेंगे। और सर वहां पे सेक्शन नंबर 12(3) से जो सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी था वो अप्लाई नहीं होगा, और डायरेक्टली यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 7(5)(b) ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आएगा। सेकंड थिंग सर, आपने इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दिए, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दिए, कंज्यूमर एटसेट्रा, अगर आपने एसीजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया है फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस इज एंडोर्स्ड बाय द स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ एसीजेड। एसीजेड का स्पेसिफाइड ऑफिसर होता है जो एंडोर्स करता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए सर्विसेज यूज आई है, तो ऐसे केस में उन सब सप्लाईज को आपको सर बेनिफिट मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई का, एंड जीरो सप्लाई का बेनिफिट इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दी सर्विसेज सप्लाई टू एसीजेड। क्लियर? डन। आइए एक लास्ट सेक्शन में दे रखा है आपको आईजीएसटी एक्ट में, जो सर सिंगुलर सेक्शन आपको सीजीएसटी एक्ट में मिलेगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन को गलती से आपने इंटरस्टेड सप्लाई मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया जबकि वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन था इंटरस्टेड सप्लाई का, तो ऐसे केस में आपको पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, और सर उसके बाद में जब करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दिया उसके 2 साल के अंदर आप जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका आप रिफंड लेके आ सकते हो। पर हाँ यहाँ पे ऐसे केस में आपने जब आईजीएसटी पे किया होगा तब आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आपने पे किया ही था बेटा, ऑल्दो रॉन्ग हेड में पे किया पर पे तो किया था ना आपने यार, इसलिए इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एंड वाइस वर्सा सेम सेक्शन इज गिवन अंडर
CGST एक्ट एंड SGST एक्ट ऑल्सो, कि अगर आपने कभी गलती से किसी इंट्रास्टेट वाले ट्रांजेक्शन को इंटरस्टेट मानते हुए IGST पे कर दिया, तो सर आप पहले करेक्ट हेड में टैक्स पे करिए, CGST और SGST पे करिए, फिर IGST का रिफंड लेके आइए, और सर ऐसे केस में आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और हाँ, करेक्ट हेड में जो टैक्स पे किया है वहां से 2 साल का टाइम काउंट करेंगे टू क्लेम द रिफंड। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। अब इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 7 जो IGST एक्ट है पूरा प्रेस सप्लाई के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन थे, आई होप भारत माता की जय, आई होप सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, सारे सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन के साथ समझ में आए होंगे, और इंटरलिंकिंग भी हो रहा होगा। एंड ये चैप्टर जो हम रिवाइज कर रहे हैं ये केवल रिवीजन नहीं हो रहा है, ये फास्ट रिवीजन से क्या होता है, पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आता है। वरना होता है क्या, जब हम बुक से पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि सर वो जब चैप्टर खत्म करते हैं तब चैप्टर की शुरुआत में क्या था और एंड में क्या था वो हमारे कनेक्ट नहीं हो पाता है। पर ये फास्ट रिवीजन लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कनेक्ट द ईच एंड एवरी डॉट ऑफ द चैप्टर। एंड शायद मजा आ रहा होगा, एंड अगर मजा आ रहा होगा तो डू लाइक एंड डू कमेंट। एंड सर कमेंट अगर करेंगे तो माहौल बनता जाएगा हमको भी, और हमको भी एनर्जी मिलती जाएगी टू गिव यू मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, मस्त होके पड़ेगा, खुश होके पड़ेगा, ताकत लगा के पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अपने आप को प्रूव करना है तो दिस इज द राइट टाइम। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन प्रूव नहीं होगा, जब आप अभी मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर प्रूव हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल बनाइए शानदार वाला, मस्त होके पड़िए। एंड सर आपके ऊपर लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर एवरीथिंग पॉसिबल कब होगा, जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे। एंड सर डेफिनेटली वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। एंड सर आपकी सक्सेस जब तक नहीं मिलेगी तब तक वी ऑल आर टुगेदर। सर माहौल बनेगा शानदार वाला, एंड सर पूरी मेहनत अगर हम करेंगे, खुश होके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली गॉड भी ब्लेसिंग देगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।